नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे लखनऊ के बंथरा में किसान मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। यूपी में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योगी सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। इसी मिशन के तहत मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में करीब 15,000 किसान शामिल होंगे और साथ ही मेले में किसानों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस मेले का आयोजन आज से शुरू होकर अगले 3 सप्ताह तक चलेगा। किसान कल्याण मिशन के 3 मुख्य भाग होंगे। इसके तहत खेती और खेती से जुड़े तमाम सेक्टर की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस दौरान विभिन्न कृषि तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा, उसकी सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। दरअसल मोदी सरकार हर हाल में 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर फोकस कर रही है, जिसके लिए कई लाभकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने यूपी में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत भी की है। किसान कल्याण मिशन के तहत क्या बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बताते हैं। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। आज से 3 हफ्ते तक इस मुहिम को आगे चलाया जाएगा। हर विकास खंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। मेले, प्रदर्शनी और गोष्ठी का आयोजन होगा। इसके तहत किसानों को तकनीकी जानकारी दी जाएगी। खेती से जुड़े कई सेक्टर की प्रदर्शनी भी इस दौरान लगाई जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इसके माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज भी दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी किसानों को दी जाएगी। योगी सरकार ने इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी इस खास आयोजन को लेकर? देखिए, हमें तो पूरे प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से एक अभियान शुरू किया जा रहा है। आज से किसान कल्याण मिशन, जो अगले 21 जनवरी तक चलाया जाएगा, जिसके तहत हर हफ्ते ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर मेले का आयोजन किया जाएगा। किसानों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि उनकी फसल कैसे बोए, कैसे उनकी खेती किसानी हो ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके। इस बीच किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ कृषि बिल को लेकर भी जो कंफ्यूजन है किसानों में, वो दूर किया जाएगा। तो किसान कल्याण मिशन के तहत पूरे प्रदेश में किसानों को सम्मानित करने के साथ साथ जो गलत फहमी कृषि बिल को लेके, वो दूर करने का एजेंडा है सरकार का। और जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज लखनऊ से इसकी शुरुआत हो रही है अनामिका, लेकिन पूरे प्रदेश में अगले 3 सप्ताह तक कैसे इसका खाका तैयार किया गया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, पूरे प्रदेश में हर विकास खंड में इस तरीके का आयोजन किया जाएगा। न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि जो अलग अलग मंत्री हैं, वो अपने प्रभार वाले जिले में जाकर के इस आयोजन में शामिल होंगे। किसानों को उससे बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे और हर विकास खंड में होगा। यानी कि कोई भी कोना छूटेगा नहीं जहां पर किसानों के लिए आयोजन न किया जाए। तो सरकार का ये प्रयास है कि भाई हर कोने में पहुंच करके किसान ये बता सके, सरकार ये बता सके किसान को कि सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया है अब तक, प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी ने मंगलवार को लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नेताओं के बयान पर लोग ध्यान न दें। कहीं से भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। अगर शिकायत होगी और कहीं भी किसी ने इसके नाम पे अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास किया, तो जिलाधिकारी और सीएमओ की सामूहिक जिम्मेदारी उस संबंधित जनपद के अंदर इसके लिए मानी जाएगी। इसलिए पहले से ही उस प्रकार के लोगों की तैनाती, उस प्रकार की व्यवस्था वहां पे देना और किसी को भी इसका उल्लंघन न करने दें, इसके बारे में हम लोग तय कर लें। जिन लोगों के मन में नकारात्मकता है, जो लोग केवल हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, नकारात्मक ही करते रहे हैं और करेंगे, वे लोग और उनसे जुड़े हुए लोग भी तमाम प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे। उन अफवाहों पे ध्यान न दें, इसके लिए हम लोग पहले से ही जागरूकता का कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार से लोगों में अवेयरनेस के एक विशेष कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही मंगलवार को यूपी में देश का सबसे बड़ा ड्राई रन किया गया। एक साथ 75 जिलों में ड्राई रन किया गया। हर जिले में 6 सेंटर पर ड्राई रन हुआ। सीएम योगी खुद लखनऊ के लोहिया अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सीएम ने खुद पूरी व्यवस्था का जायजा लिया
वहीं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भारतीय नेतृत्व के अहम योगदान की जमकर तारीफ भी की है। बिल गेट्स ने भारत में वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता को सराहा है। पूरे प्रदेश में ड्राई रन कराया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाकर ये ड्राई रन का पूरी अपनी प्रक्रिया स्वयं देखी, प्रत्येक प्रक्रिया का अवलोकन किया और उन्होंने जानकारी ली कि ये वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करी जाएगी ताकि उसमें कोई कमी ना छूटे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन करने में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन होगा और जो क्रम भारत सरकार ने तय किया है, जिस क्रम में वैक्सीनेशन होगा, जिस क्रम में वैक्सीन लगेगी, हेल्थ सर्विसेज के जो लोग हैं और आवश्यक सेवाओं के जो लोग हैं उनको लगेगी और उसके बाद फिर 50 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको लगेगी। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ के लोहिया अस्पताल पहुंचे और वहां पहुंचकर देखा कि ड्राई रन के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है। सीएम का आदेश है कि वैक्सीन को लेकर पूरी पारदर्शिता रखी जाए, वैक्सीन को लेकर आम और खास में भेदभाव न किया जाए। आखिर चीजों को कैसे जमीन पर बेहतर तरीके से उतारा जा रहा है। और चलिए अब आपको टीकाकरण की तारीख भी बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण का कार्यक्रम 10 दिन बाद शुरू हो सकता है, यानी देश में वैक्सीनेशन का काम 13 या 14 जनवरी से शुरू हो सकता है। वैक्सीनेशन के लिए यूपी में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 13 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तारीख तय हो गई है। पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को और फिर उसके बाद बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ने ये कहा है कि जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। सीएम योगी ने पहले ही मकर संक्रांति से कोरोना वैक्सीन लगने का ऐलान किया था, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के फैसले के बाद हर जगह भारत के शीर्ष नेतृत्व की जमकर तारीफ हो रही है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने ट्विटर के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। WHO से लेकर दुनिया के तमाम देश भारत के प्रयासों की सराहना कर चुके हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भारतीय नेतृत्व के अहम योगदान की तारीफ की है। बिल गेट्स ने भारत में वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता की तारीफ की है। भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद पीएमओ को टैग करते हुए बिल गेट्स ने ट्वीट किया। वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है, क्योंकि दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम में जुटी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े नेता कर चुके हैं। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश दिया है। हादसे का मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी ने घटना के जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया। सीएम ने डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब सितंबर में 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने का स्पष्ट निर्देश था, तो फिर यहाँ चूक कैसे हुई। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता के साथ ही जिन परिवारों के पास अपने घर नहीं थे, उन्हें घर देने का निर्देश दिया है। वहीं मुरादनगर शमशान हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ठेकेदार पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इस बीच ठेकेदार को दी गई कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी सामने आई है। 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आसिफ, जेई और वहाँ के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं
विवेचना प्रचलित रखते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी, उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार जिसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि रविवार को गाजियाबाद के शमशान घाट में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने पहुंचे करीब 40 लोग, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी लोग वहां नवनिर्मित बने लिंटर के पास खड़े थे, तभी शमशान घाट की छत भरभरा कर गिर गई। शमशान की छत गिरने के कारण 25 लोगों की मौत हो गई थी। कई राज्यों में बर्ड फ्लू को देखते हुए यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को निर्देश देते हुए अलर्ट रहने के लिए कहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। देहरादून में बीते 3 दिनों में 5 मरे कौवे मिले हैं। ये सभी कौवे शास्त्री नगर कोलागढ़ एसएसपी ऑफिस के पास मिले हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS सुहाग ने कहा कि परीक्षण के बाद वायरस की आशंका हुई तो सैंपल बरेली भेजे जाएंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। इनकी मौत की वजहों का पता लगाया जा रहा है। इसको लेकर दूसरे राज्यों में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर में कोसी बैराज और तुमरिया जलाशय में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। आगे कि हिमाचल और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और अन्य बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है और अभी कारणों का पता लगाया जा रहा है, परंतु प्राइमरीली ये शंका जाहिर की जा रही है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण इनकी डेथ हुई है। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक ने टेंशन बढ़ा दी है। नैनीताल चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद नैनीताल जू में पक्षियों के बाड़े में आसपास सैलानियों की आवाजाही कम कर दी गई है। मुरादाबाद में बिजली विभाग के 2 SDO की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक्सीएन के कार्यालय में उनके सामने ही SDO पीतल नगरी राजवीर कटारिया ने SDO सीतापुरी ब्रजेश कुमार को जमकर पीटा है। बिजली विभाग के SDO ने दूसरे SDO को लात घूंसों से गिरा कर मारा पीटा है। मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं से पुरानी घटना बताकर बिजली विभाग अब लीपापोती करने में जुटा हुआ है। और अब खबर कानपुर से, जहां पर Z² मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दरअसल मॉल में 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे और इसी दौरान गार्ड ने पुलिस को बुला लिया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही गार्ड ने दोनों लड़कों की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने नकली नोट बनाने और उसे बाजार में चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 5 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद किए हैं और साथ ही नकली नोट बनाने के उपयोग में लाई जाने वाली प्रिंटर मशीन और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। SP देहात केशव कुमार के मुताबिक इस गैंग में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये गैंग छोटी दुकानों, पैठ बाजार और रेहड़ी पटरी वालों को नकली नोट देकर खरीदारी किया करता था। थाना गंगानगर की पुलिस द्वारा एक बेहद सराहनीय काम किया गया है। नकली नोट बनाने वाले एक शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 लोग हैं और जो बरामदगी हुई है वो लगभग 5.5 लाख रुपए के नकली नोट हैं और लगभग 1 लाख रुपए के अर्धनिर्मित नकली नोट। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो कुछ दिनों से बाजार में नकली नोट चला रही है। मुखबिर की सूचना के अनुसार उस महिला को पकड़ा गया तो उसके पास से भी कुछ नकली नोट बरामद हुए। उसके बाद इस पूरे कड़ी को पता किया गया तो उसमें पता चला कि इस महिला को रॉबिन नाम का एक व्यक्ति है जो उसका रिश्तेदार भी है, वो नकली नोट सप्लाई करता है। रॉबिन तक पकड़ा गया। उसके बाद जो इसके पीछे के जो सरगना थे, इसमें 3 व्यक्तियों का नाम सामने आया है। एक का नाम विनोद है, एक का नाम सिकंदर है और तीसरे का नाम प्रशांत है। विनोद, सिकंदर और प्रशांत। प्रतापगढ़ में दबंगों ने छेड़खानी का आरोप लगाकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बागरा इलाके में सड़क पर लड़की के सामने युवक को बर्बरता से पीटते रहे, जबकि लड़की इन दबंगों से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से जमकर पीटा। समाज से बचने के लिए युवक ने दबंगों की शिकायत नहीं की, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और युवक की शिकायत पर दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर मारपीट की घटना का एक वीडियो संज्ञान में आया
जिसकी तत्काल छानबीन की गई। ये थाना बाघराय के बदली के पूर्वा ग्राम की घटना है, जिसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसका पता लगाया गया है और उनसे तहरीर प्राप्त करके जो मारपीट करने वाले हैं उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर एटा से, जहां पर दुकान पर सामान लेने गई मासूम बच्ची को अचानक गोली लग गई। बच्ची के पैर में गोली लगने से आसपास इलाके में हड़कंप मच गई। आनन फानन में बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल कोतवाली देहात क्षेत्र में पीएसी की फायरिंग रेंज में रिहर्सल चल रहा था। उसमें से एक गोली दूर गांव में आकर एक बच्ची को लग गई। हालांकि पुलिस ने शिकायत का इंतजार किया है। पीड़ित की ओर से तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। आगे जांच पड़ताल की जा रही है। जनपद एटा में पीएसी बटालियन द्वारा संचालित फायरिंग बट पे आज जब पीएसी के कुछ जवान अलीगढ़ से आके फायरिंग कर रहे थे तो लगभग 3 किलोमीटर दूर फायरिंग बट एरिया से आगे एक गांव में 7 वर्षीय बच्ची के पैर में अचानक गोली लगी थी। बच्ची घायल हुई, उसका जिला अस्पताल में लाके उपचार कराया जा रहा है। बच्ची खतरे से बाहर है। उधर फतेहपुर जिले में हुसैनगंज थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे पर गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक से कुल 18 गोवंश बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक समेत 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बरामद किए गए गोवंश वध के लिए शिकोहाबाद से बिहार ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए पशु तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। वहीं बरामद किए गए गोवंश को स्थानीय गो आश्रय केंद्र में पहुंचा दिया गया है। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर फिलहाल उन पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। गौवंश से भरा ट्रक पकड़ने में सफलता प्राप्त किया है। ट्रक में 18 गौवंश बरामद हुए हैं। ट्रक चालक समेत 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गोवंश से भरा ट्रक वध के लिए फिरोजाबाद से बिहार जा रहा था। इस संबंध में थाना हुसैनगंज पर अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। काफी संघर्ष के बाद मिर्जापुर के एक व्यक्ति की घर वापसी हुई है। पाकिस्तान से लौटकर जब वो मिर्जापुर पहुंचा तो अधिकारियों ने फूल माले से उसका स्वागत किया। 11 साल पहले जब पूर्णमासी घर से गायब हुए थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि लौट कर आएंगे। कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान की जेल में है, लेकिन बहन ने संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा और अपने भाई को लेकर लौट आई। पूर्णमासी जब मिर्जापुर पहुंचे तो अधिकारियों ने स्वागत किया। पूर्णमासी जो लगभग 11 साल पाकिस्तान की जेल में बंद रहा और आज रिहा करके अपने जनपद मिर्जापुर वापस आया है। इस संबंध में काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था। पहले इसका पता तस्दीक नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे वर्तमान इंस्पेक्टर लाइव ने काफ़ी मेहनत के बाद इसका पता खोज निकाला। उसके बाद भी प्रशासन के माध्यम से इसको अटारी बॉर्डर भेजा गया। वही इसके बहन बहनोई और साथ में हमारा फोर्स भी गया था। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जमीन पर आते ही पूर्णमासी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा गया था। उसके साथ पुलिस वाले भी थे। फिर ट्रेन से वाराणसी लाया गया और वहां से मिर्जापुर पुलिस लाइन पहुंचा। ये खुशी की बात है जिसमें सभी जनपद वासी खुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्णमासी लाल का फूल मालाओं से और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूर्णमासी इस वक्त जो आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर भी हैं, तो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मिलकर उनको पुनः एक उनको जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे उनको रोजगार का अवसर देना हो, चाहे उनको आवास की सुविधा देनी हो, या खेती के काम में या पशुपालन के काम में। जिला प्रशासन हर संभव मदद करने का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पूर्णमासी आखिर पाकिस्तान कैसे पहुँचे? क्या हुआ था कि पाकिस्तान की जेल में रहना पड़ा? बहन का कहना है कि शादी के बाद मानसिक स्थिति बिगड़ गई और ये कहीं चला गया, लेकिन नहीं पता था कि कहाँ गया था। हम लोग बहुत ढूंढा नहीं पाते, हम लोग सना के बैठ गए। हम लोग कहाँ हेरने जाए? 11 साल पता लगा कि पाकिस्तान चला गया। तो हम भी सुने तो बहुत दुखित हुए, बहुत खुशी हुए कि लाने के लिए मेरा भाई मिल जाएगा तो हम लोग कम से कम 2 तो रहेंगे। तो साहब लोग कागज पास बनाए, गए ले आने के लिए, लेके आए। बड़ी खुश है कि हम लोग दोनों बहन भाई रहे इकट्ठा रहे। पूर्णमासी को लाना इतना आसान नहीं था। 6 फरवरी 2019 को शासन ने सहारनपुर, मिर्जापुर, हापुड़ के डीएम को एक पत्र लिखा।
जिसमें पूर्णमासी की नागरिकता के बारे में पूछा गया था। इसके बाद अधिकारियों ने पूर्णमासी के घर का पता लगाया। 1 अक्टूबर को पूर्णमासी के घर का पता मिला। उसके बाद वापसी के लिए प्रयास शुरू किया गया। केंद्र सरकार की कोशिश के बाद 17 नवंबर को पाकिस्तान ने बीएसएफ को सौंप दिया। अब पूर्णमासी अपने घर में है। न्यूज़ 18 के लिए मिर्जापुर से सुमित गर्ग की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।